तो जो लालची घर होते हैं तो उन लोग को घर में क्यों करते क्या हैं क्या शादी? जो लालची घर होते क्या? हैं, जो लालची घर होते हैं उनके घर में करते ही क्यों है शादी? भाई लड़कियों को इतना काबिल बनाए कि वो कहीं मतलब उस तरह से नहीं कर पाए ना पेरेंट्स लोग, जैसे उनको लायक बनाए इतना पहचान है ज्यादा। क्या? हाँ, लालची लोगों की पहचान है क्या किसी को? मतलब पता तो चल जाता है, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं कि यार क्योंकि हमारे घर में ऐसे एक मम्मी बड़ी बताती थी, ऐसा एक रिश्ता आया तो मेरी कजन के लिए, तो जी देखो जी हमारे तो 4 बेटे हैं, पहले बेटे ने अपने लिए लड़का आया तो उसने ये घर जमीन खरीद दी उसके पेरेंट्स ने, दूसरा आया तो उसे घर बना दिया, तीसरा आया तो दूसरा फ्लैट छत बना दी, जी ऐसे ये आएंगे। तो पता चल जाता है कि इस तरह के भाई लालची हैं। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला नहीं हाँ, नहीं तुमने फुल हमने नहीं स्टॉप लगा करनी यहाँ दिया। शादी। हाँ, यस, हमने नहीं करना ये बराबर शादी, है। ये तो बड़े ग्रीडी लोग हैं। अगर ये यस नीलम बहन, अगर पता चलता है कि सामने वाला दहेज मांग रहा है और इसका दहेज मांग रहा है, और आप हाँ। अगर दहेज के खिलाफ हैं, लड़की भी दहेज के खिलाफ है, अगर नहीं शादी कर, मत कराओ शादी, तो तुम फुल हाँ। स्टॉप लगा रहे हो ना। उस हम्म, कर्जे को कर्जदार बनाने वाले को भी फुल स्टॉप लगा रहे हो आप, हाँ है ना? जी। तो ये तो बहुत ही अच्छा काम है। भले कि इसका भी ये ध्यान में रखना है, अगर हो सकता है कल को अगर आपकी बेटी की शादी ना हो, तो भी हाँ। तुम उस मन की स्थिति को तैयार रहना है। वो लड़की ने भी तैयार रहना है, भाई मैं तो दहेज देकर तो शादी करूंगी नहीं, भले ही मैं कुंवारी रह जाऊं, मेरे को नो हाँ। प्रॉब्लम, हाँ। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूँ, पर हाँ, दहेज मेरा मैं नहीं मतलब दूंगी। लड़कियों को इतना और काबिल माता बनाना पिता, चाहिए। यस, एंड माता पिता ने भी मन की तैयारी रखनी चाहिए कि बेटी की अगर शादी ना भी हो तो चलेगा, मगर मैं हाँ। ऐसे घर में अपनी बेटी को ना दूं जो दहेज के लालच हाँ में। बिल्कुल। हाँ। हम्म, अगर माता पिता भी तैयार है एंड लड़की भी तैयार है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी से तो फुल स्टॉप लग जाएगा दहेज के हाँ। लिए। हाँ। दहेज हाँ। देना ही नहीं है। हम्म, मगर ये हिम्मत ही नहीं करते ना। सबसे हाँ फर्स्ट तो जी। माता पिता हिम्मत नहीं करते, क्योंकि हाँ, उनको लगता है भाई हम चले जाएंगे तो हमारे बेटी का देखेगा कौन, क्योंकि उनको लगता है कि पर बेटी देखिए अकेले देखो तो ना, जी वो नहीं तो सकती कष्ट है। सारा सारी जिंदगी के लिए कष्ट तो बेटी के लिए भी हो गया। मतलब तुमने ना तो तुम अपनी जिम्मेवारी से निवृत्त हुए और ना ही तुमने उस तरह से मतलब आप टेंशन फ्री भी हुए, तो क्या फायदा फिर इस यस, तरह की शादी करके? तुमने क्या कमा लिया? ना तो बेटी को चैन से रहने दिया, ना तुमने खुद चैन से रहे, सारी जिंदगी कुड़कुड़ कुड़कुड़। व्हाट इज ये? कुछ यस, भी नहीं। यस, यस नीलम है, ये हाँ बहुत जी। अच्छी बात आपने बताई। क्या होता है कि माता पिता को ऐसा लगता है, लड़की को तो बोझ ही समझते हैं ना, कि भाई वो उसकी शादी करा दे तो हम उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, है ना? कि दहेज मांग रहे तो दे दो, एक बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, बाद में देखेंगे दहेज के बगैर तो बेटी की शादी हो ही नहीं रही है ना, फिर वो दहेज देने को तैयार हो जाते हैं। और लड़की कितनी भी मना करे, तो भी वो लड़की को सुनते नहीं है। ऐसे बहुत बार मेरे पास केसेस आई है, बहुत सारी बेटियां आई है मेरे पास कि वो कहते हैं कि मेरे माता पिता को समझाओ आप कि मैं दहेज देकर शादी नहीं करना चाहती, मेरे को दहेज नहीं देना है, बिना दहेज के शादी करना। और माता पिता बोलते हैं अभी तो अगर वो है हम हैं तब तो हम संभाल लेंगे बेटी को, पर बाद में क्या, बेटे की शादी हो जाएगी, उसकी वाइफ आ जाएगी, कल को अगर उसकी वाइफ नहीं रखना चाहे ननद को साथ में, वो बोलेगी हमारे साथ में नहीं रहेगी, हम कहाँ जाएंगे, अकेली बेटी को कहाँ रखेंगे? उनको वो चिंता सताई जाती है, और इसलिए वो शादी कराना चाहते हैं। मगर माता पिता को अगर अपनी बेटी पर भरोसा करना जरूरी है, उसको पढ़ाओ लिखाओ, हाँ, आत्मनिर्भर बनाओ, हाँ, हम्म। उसको कमजोर मत बनाओ, हाँ, हम्म, अबला नारी मत बनाओ, अबला बिल्कुल। बनाओ, बिल्कुल। वो अपनी जिम्मेदारी ले सके। हम्म, इस तरह से अगर शादी करके भी वो तो पूरे घर हम्म, की जिम्मेदारी वही लेने वाली है ना, हम्म, दहेज लेकर भी जा रही है, पूरे घर को ही तो उधर उसको संभालना है। बिल्कुल। क्यों नहीं वो यहाँ पर भी अपने आप को संभाल पाएगी और आपको भी संभाल पाए? ये अगर हर एक इंसान समझ जाए ना, बात माता पिता समझ जाए, उनके अंदर की जो इनसिक्योरिटी है, उनके अंदर का ये जो डर है, जब वो निकाल फेंके ना बाहर, तो बहुत जल्दी ये डाउरी सिस्टम बंद हो जाएगी। जिस दिन ये डाउरी सिस्टम बंद हो गया ना, हाँ, सच रिश्तों का में। बोझ, रिश्तों का कर्जा, हाँ, हम्म, बहुत जल्दी कम हो जाए। सही बात। बहुत अच्छी बात बताई आपने नीलम, थैंक यू वेरी मच।
यस मोनी बहन। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ जी। अभी जैसे अचानक ये मुझे संकल्प आया, थॉट चले, ये कर्जे के सिलसिले में ही अभी जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, हम लोग सब वोटिंग करते हैं और जैसे जो भी पार्टी जीत कर आती है, अगर उसने अपना काम एक्यूरेट नहीं किया, उसने सत्ता का दुरुपयोग किया, तो क्या ये हमारे वोटिंग का भी एक कर्जा बनता है हम सब पर? हमने चुना अगर है। हमने अगर चुना, हमने अगर वोट उसी पार्टी को दिया है, और अगर वो पार्टी हाँ अपने सत्ता में आने के बाद में मिसयूज करती है, तो कहीं ना कहीं हम भी उसके कर्जदार बन जाते हैं, क्योंकि हमने ही चुना है उसको, है ना। कहीं ना कहीं तो उसको सही रास्ता दिखाने का काम भी हमारा है। जब वो गलत काम करती है, तो हम एज ए सिटीजन, हमारा आवाज उठाने का हक, उनको उनकी गलतियों को दिखाने का हक हमने रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि हमने उनको जिताने का वोट दिया है। आवाज उठाने का भी हक हमने रखा है उसके लिए। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, जब तक उन पे आंच नहीं आती ना, तब तक वो चुपचाप बैठे रहते हैं। और आंच आ भी जाती है ना, तो भाई इतनी बड़ी सत्ता के साथ कौन लड़ेगा? इनके साथ पंगे कौन लेगा? ये तो शायद गुंडेगर्दी है। हाँ, हम आवाज उठाएंगे, हाँ, हमको जमीन से उखाड़ फेंकेंगे। ये डर की वजह से बहुत बार सिटीजन आवाज नहीं उठाती। तो ये डर ही क्यों है? डरना नहीं। तुमको अगर भरोसा है जो पार्टी जीत के आएगी 100% वो काम करने वाली है, तो उनको होने के बाद में अगर वो गलत जा रही है, तो उनको उनके काम का याद दिलाते रहो। हाँ, अपनी आवाज उठाते रहो। अभी तो बहुत मीडियाज है आवाज उठाने के लिए। हर एक जन, जितनी भी सिटीजन है, अगर अपनी जिम्मेदारी समझती है अपनी कंट्री के लिए, कि मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, कि वो सही हो रहना चाहिए, सही, हाँ, कर्जा मुक्त चलना चाहिए, तो उन्होंने गलत जगह पे आवाज उठानी चाहिए। अच्छा काम करता हूँ तो उसका एप्रिसिएशन, सराहना भी करनी चाहिए। जी, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। जैसे एप्रिसिएशन में तो वो वही कर सकते हैं ना, उनको सपोर्ट कर सकते हैं दीदी। और एक चीज और पूछनी थी, जैसे ये थोड़ा सा कर्जे से ये है, लेकिन जैसे हमारे शिक्षा विभाग में अभी यहाँ पे बिहार में जो भी शिक्षा सचिव हैं, वो थोड़े से ऐसे मनमानी तानाशाह वाले आए हैं, और वो लगभग 1 ईयर से कुछ बातें उनकी शुरुआती दौर में बहुत अच्छी लगी, जो जेन्युइन उन्होंने सारा काम किया, लेकिन वो अब इतना, मतलब जैसे टाइम मैनेज शेड्यूल जो था उसको उन्होंने चेंज किया। गर्मियों की छुट्टियां सबकी खत्म कर दी। टीचर लोग को आना ही है 2 घंटे, आपको बच्चों की जो कमजोर बच्चे उनको पढ़ाना है, मतलब वर्कलोड इतना देते जा रहे हैं सभी पर। और इतना तानाशाही, जैसे उनका अगर सीएम भी, वो बोले भी सीएम भी कि जैसे 10 से 4 स्कूल थे दीदी, तो 9 से 4 स्कूल थे, तो उन्होंने उसे 9 से 5 किया, 1 घंटा उधर भी बढ़ाया। और अगर इस पर सीएम भी बोले हैं तो वो लागू नहीं हुआ है। एक्चुअली कहा जाता है कि वो अंदर सीएम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो लागू नहीं कर रहे, उनको कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट है इसीलिए। लेकिन दीदी इसमें ऐसा हो रहा है, जैसे अभी मॉर्निंग सेशन चलते थे स्कूल, गर्मी की 1 महीने की छुट्टी खत्म कर दी और आज से फिर से मॉर्निंग सेशन स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने ऐसा टाइम शेड्यूल रखा है कि सुबह 6 बजे से दोपहर के 1:30 बजे, तो 1:30 बजे तक बच्चों के लिए, 12 बजे तक, और जो कमजोर बच्चे उनको और पौना घंटा पढ़ाना है। उसके बाद आप अपना जो भी लेसन प्लान वगैरह लिख के 1:30 बजे टीचरों को जाना है। और वो सुबह जैसे दीदी 6 बजे तैयार होके आना सभी के लिए, थोड़ा दूर दूर से टीचर्स आते हैं, तो उनको इतना मानसिक प्रेशर से, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है हड़बड़ में, कोई कैसे आ रहा है, तो ये सारे उनके खिलाफ इतनी कोई आवाज भी उठा रही है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस समय, ऐसे समय हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सी सेवा कर सकते हैं कि जिससे सब जगह शांति महसूस हो? अभी आप टीचर हो, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो भी अभी शेड्यूल बनाया है बच्चों के लिए, कमजोर बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट के लिए ही हो रहा है ना। किसी न किसी के सुधार ही हो रही है।
कहीं पे भी डाउनफॉल नहीं है अगर आप देखोगे। दीदी लेकिन जैसे लग रहा है। बच्चों के बीच में एक चीज और बताना चाह रही हूँ। बच्चों के बीच में हम लोग रहते हैं, वो जो सचिव है वो तो आते नहीं, बच्चे उतना ले नहीं पा रहे दीदी, वो भी मतलब उतना सचिव टाइम, है ना, लंबा टाइम। सेक्रेटरी ना। जी दीदी। और वो बच्चे मतलब मानसिकता उनकी भी उतनी लेने की नहीं है। वो भी मतलब उतना पढ़ के बोलते हैं मैम अभी नहीं समझ, अब बोर हो रहा है, अब घर जाना है, गर्मी है, मतलब वो भी नहीं ले पा रहे। तो एक जगह तो वो ठीक है, हमें तो वो समझ में आया कि वो कमजोर बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, बच्चे लेना ही नहीं चाह रहे, तो कहाँ उनका उद्देश्य सफल हो रहा है। और अगर है भी तो हाँ, तो यहाँ पे उतने। सॉल्यूशन की तरफ जाना है ना। सॉल्यूशन क्या है, उनकी मंशा क्या है, देखो उन्होंने उनकी मंशा बता दी। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर हो या ये है, उन्होंने उनकी मंशा बताई कि भाई हमको जो भी है, कोई भी बच्चा हाँ, इस तरह से ना रह जाए कि बिना शिक्षा के, या कमजोर है, दिमाग से कमजोर है, या ये है इस वजह से वो पीछे रह गया है और कहीं वो डिप्रेशन में जाए, कहीं वो गलत संगत में चले जाए, क्योंकि एजुकेशन पूरा बराबर मिला नहीं है तो गलत संगत में चले जाते हैं। वो ना हो, इसके लिए उनको जो समझ में आया वो उन्होंने बताया, टाइम पीरियड बढ़ा दिया, ये किया, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढने में लगे। अब टीचर्स एंड बच्चे ये दोनों जानते हैं कि कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे कमजोरियां हैं, और उसको किस तरह से सफल कराए। तो तुम बच्चे दोनों मिलके, मतलब टीचर्स एंड बच्चे मिलके इस तरह से प्लान बनाए कि कम वक्त में फ्रूटफुल वर्क हो। हाँ, समय ज्यादा लेकर काम हो ऐसा जरूरी नहीं है, कम समय में भी बहुत अच्छा काम हो ये भी हो सकता है। तो आप लोग इस तरह से प्लान बना सकते हो कि जो कमजोर बच्चे हैं तो उनकी रुचि किस में है ज्यादा। अभी तो सब डिग्री इतनी सारी ओपन हुई है, इतने सारे रास्ते ओपन हुए हैं कि कोई खेल कूद में अपना भविष्य बना रहा है, कोई गाने में, कोई डांस में, कोई किस में, हर एक सेक्टर में जैसे रास्ते खुल चुके हैं। तो जो पढ़ाई में कमजोर है वो कोई ना कोई और दूसरे में उनमें क्षमता होगी। तो ये टीचर्स का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो बच्चों को समझे, उनकी इंटरेस्ट को समझे, उनकी ना लाइकिंग को समझे, और उसको उस तरह से दिशा दे, गाइडेंस करे, उस तरफ उनको डाइवर्ट करे, ताकि वो अपनी शक्ति को, जैसे कोई बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, वो एक जगह बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो पढ़ने में फोकस नहीं कर पाते, और टीचर उनको वही पढ़ाने में लगी रहती है। बेसिक नॉलेज दो पढ़ने की, कि वो पढ़ लिख सके, उसको मीनिंग समझे, वो बोल पाए इंग्लिश में, इतनी उसको पढ़ाओ। जो उसकी लाइकिंग है, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं तो उनको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो उनको क्रिकेट में है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, जो ऐसे जहाँ एनर्जेटिक होती है उनमें उनको ज्यादा खेल कूद में डालो। मगर ये पढ़ाई भी उतना ही जरूरी है, उनको ये भी बात समझाओ, और वो जो एग्जैक्ट ज्यादा जो वक्त है उनको उसमें डाइवर्ट करो। तो दोनों का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है इसमें। टीचर्स को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उनको थोड़ा ही पढ़ाना है जितना उनको, वो जब वो समाज में जाए तो उनको कहीं इंफीरियर कॉम्प्लेक्स ना महसूस हो कि भाई हमको इंग्लिश बोलने नहीं आता, सामने वाला क्या बोल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आज अगर आप देखोगे, मैंने बहुत बार क्रिकेटर्स की इंटरव्यू सुनी है, अपने जो बड़े बड़े इंटरव्यू क्रिकेटर्स है पहले के जमाने में, कपिल देव है, गावस्कर है, ये सब वो वर्ल्ड कप खेलने जाते थे। तो जब गोरों के साथ खेलने जाते थे, पंजाब के हैं, यहाँ गुजरात के हैं, यहाँ के हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, इधर पंजाबी आएगी या तो थोड़ी बहुत हिंदी आएगी, दूसरी भाषा ही नहीं आए। जब वो जाते थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, देखो उनमें टैलेंट है, वर्ल्ड कप ले आते हैं यार इंडिया के लिए जीत के, मगर उनको कॉम्प्लेक्स आता है, इंफीरियरिटी फील होती है जब उन्हें इंग्लिश बोलने नहीं आता या उन्हें हिंदी बोलने नहीं आता, या अपनी बातें उनको समझाने नहीं आ पाती है। हाँ, वो मन मोड़ के रह जाते हैं अंदर ही अंदर, और कहीं ना कहीं ये उनको डिप्रेशन का कारण बन जाता है, कहीं उनके वो इफेक्ट होता है उनके गेम के ऊपर। तो ये इफेक्ट ना आए, इसलिए आप बच्चों को ये समझा सकते हैं कि बेसिक नॉलेज आना बहुत जरूरी है, फाउंडेशन तुम्हारा पक्का कर लो, एक
तुम 10वीं तक पास अच्छे से कर लो, उसके बाद में तुम अपना फेवरेट चीज जिसमें तुम्हें लगन है, जिसमें तुम्हें पैशन है, वो तुम ले सकते हो आगे के जीवन के लिए। तुम्हें, हाँ, अगर तुम समझो क्रिकेट में जा रहे हो, अगर तुम इंटरनेशनल लेवल तक नहीं गए, नेशनल लेवल तक भी नहीं गए, स्टेट लेवल पे भी नहीं पहुंचे, तो तुम्हारी कमाई नहीं हो सकती है। तो समझो, ना तुमने पढ़ाई की, ना ये किया, तो क्या करोगे तुम? तो कहीं ना कहीं तुम डिप्रेशन में जाओगे, भाई मैं तो कहीं पे का भी नहीं रहा। तो ऐसे इसमें अगर तुमने पढ़ा लिखा है, 10वीं या 12वीं तक की है, तो उसके बाद में अगर तुम यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए, तो 12th के बाद में कोई भी एक तुम लाइन लेके उसमें डिप्लोमा या ये कोर्स कर सकते हो, और अपना, हाँ, खाने पीने रोटी का कमाना कर सकते हो। इस तरह की टीचर्स ने उन सभी बच्चों को गाइड करना चाहिए, उनकी रुचि देखनी चाहिए, किसमें उनको इंटरेस्ट है। ये बहुत बड़ा, टीचर्स गुरु क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है, हाँ, बच्चों के जीवन में, उनको आगे बढ़ाने में, अपने देश को सक्षम लोग देने में बहुत बड़ा, उनका उत्तरदायित्व है। ये समझना बहुत जरूरी है टीचर्स को। जी दीदी, और यहाँ पर तो जैसे बाबा की आपकी समझानी है, और वो यूज भी होता है। बाबा का ज्ञान तो हर हर क्षेत्र के लिए है, हर बात के लिए बाबा मदद भी करता है और समय पर देता भी। तो वैसे एक्स्ट्रा गतिविधि यहाँ से होती है कि जिसमें बच्चे बोर ना हो, खेल खेल में अच्छी चीजें पढ़ा के निकल जाते, बेसिक चीजें समझा के निकल जाते हैं। उसके बाद दीदी ये भी यहाँ प्रैक्टिसेस चल रही है अभी, जो मेडिटेशन है, एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए उन लोगों को डीप ब्रीथिंग, जैसे भावना दीदी हम लोग को कराती है, वहाँ ये सारे प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। तो उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जब बच्चे बोर होने लगते हैं तो मैं ये शुरू कर देती हूँ, और वहाँ अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन फिर भी एक असंतुष्टता सारे टीचर समाज में, या बच्चों पेरेंट्स, उनके उनके घर में भी वो कि जरा सा भी टाइम नहीं दे दिया जा रहा है, वर्कलोड इतना बढ़ा दिया गया है। तो वो असंतुष्टता के लिए मैं किस तरह का प्रकाश दे सकती हूँ, ये थोड़ा सा दीदी ऐसे देती हूँ। अभी ये वक्त ऐसा आया है ना कि हर एक का कर्जा चुकतू हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर टीचर्स की अगर बेहाल हो रहे हैं टाइमिंग की वजह से या वर्कलोड की वजह से, तो मैंने जैसे कहा ना, पूर्व जन्म के कर्जे हैं कई टीचर्स ने। अभी वो टीचर के रूप में इस जन्म में वो टीचर के रूप में आए हैं, कहीं ना कहीं वो वजह बने हैं, उन आत्माओं को गलत दिशा दिखाने के लिए। तो आज टीचर बनकर आए हैं वापस उनको सही दिशा दिखाने के लिए। तो उनको सबसे ज्यादा, अपने ऊपर काम करना है। वर्कलोड, वर्क प्रेशर, वर्क, सभी का उनको सबसे ज्यादा, देना है वक्त उन सभी बच्चों को, जिनको वो बच्चे वही उन्हीं गुरुओं के पास आएंगे, उन्हीं टीचर्स के पास आएंगे, जिनकी वजह से आज उनकी वो हाल हुई है। अगर ये बात अगर सब टीचर समझ जाए ना, तो रियली मैं कहती हूँ, इस दुनिया के सारे टीचर्स, अभी अगर आप समझ जाओ कि उन टीचर्स को क्या योगदान देना है, आपको शक्तियों का योगदान देना है और ज्ञान का योगदान देना है, शांति का योगदान देना है। तो शांति से इस कर्म फिलोसॉफी या कर्जे की फिलोसॉफी को समझे, कि आज उन्हीं के पास इतना वर्कलोड, इतना वर्क प्रेशर, टाइम की कमी, फैमिली को भी बैलेंस करना है इसके साथ में, और कहीं ना कहीं वो वजह बने हुए हैं। और आज उनको वो गुरु के रूप में, वो वक्त ने उनको चांस दिया है वापिस से सबकी तकदीर बदलने के लिए। अगर समझो मैंने कोई जन्म में किसी को गलत रास्ता दिखाया है, जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम मैंने दाऊदी देके अपने बेटी को रुतबा बढ़ाने के लिए मैंने वो जो कदम उठाया है, फर्स्ट मैंने अगर किया है, तो रोग भी सबसे फर्स्ट मुझे ही लगाना है। तो मैं कहीं ना कहीं वो टीचर बनूंगी और उन सब बेटियों को मैं वो हिम्मत दूंगी कि तुमको दहेज देना ही नहीं है, जहाँ दहेज की बात आई तुमको शादी ही नहीं कर। तो एज ए गुरु मैं उनको वो रास्ता दिखाऊं। तो गुरु जो है, टीचर जो है, उनको वो चांस मिला है जहाँ उन्हें गलत कर्म किए हैं, गलत रास्ते दिखाए हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के कर्जदार बने हैं। तो आज उनको सही रास्ता दिखाकर वो कर्जा उतारना है।
तो इसमें उनको अगर ऊपर वाले पे भरोसा करोगे और कुदरत पे भरोसा करोगे ना, वो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, लाइफ बैलेंस मैनेजमेंट सब सिखा देगा। तुम्हारा परिवार जो आज तुम्हारी कमी महसूस करती है, भाई तुम बैलेंस नहीं कर पाते हो, परिवार तुम्हें एक तरफ खींचता है, वो परिवार तुम्हें खींचेगा नहीं, वो तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा, तुम्हारा हेल्पिंग हैंड बनेगा तुम्हारे काम में, और कर्जा चुकता करने में तुम्हारा हाथ बटाएंगे, उसको सहयोगी बोलो। तुम्हें पीछे नहीं खींचेंगे कि तुम रात दिन टीचर का काम छोड़ क्यों नहीं देती हो, नौकरी घर में भी तो काम लेकर आते हो, पेपर्स घर में बैठ के चेक करना है, रात रात बैठी रहती हो चेकिंग के लिए। यहाँ पे होता है परिवार तुम्हें पीछे खींच रहा है, क्यों? कि कहीं ना कहीं वहां पे भी तुम कर्जदार हो, वो भी कर्जा चुकाना है, ये भी कर्जा चुकाना है। देखो कितने कर्जदार, तो तुमको पहले परिवार का भी कर्जा चुकाना है, वहां पे भी। तो यहाँ पे परमात्मा तुम्हें वो शक्तियां देता है, यहाँ पे तुम्हें शक्तियों का बहुत यूज करना है। पेशेंस, धीरजता, सहन शक्ति, संभालने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, त्याग और तपस्या। अब यहाँ पे तुम बोलोगे परमात्मा को, इस 24 घंटे के बदले मेरे को एक दिन कितने घंटे का कर दो, 36 घंटे का। जैसे मैं बोलती हूँ ना, ये 24 घंटे भी कम पड़ जाते थे मुझे, इतनी सेवा रहती थी कि 24 घंटे, मुझे लगता था कि कभी 24 घंटे का दिन ना हो, 48 आवर्स का हो जाए, 36 आवर्स का हो जाए, ताकि मेरे को वक्त और मिले इस सेवा करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात बताई मुनि बहन आपने कि सबसे पहले गुरु भी कर्जदार है, गुरु और शिष्य के रिश्ते के कर्जदार। ठीक है, अभी वक्त बहुत हो गया, आज तो वक्त के पास भी ध्यान नहीं है बातों में। अभी कल मिलते हैं, एंड मंडे को फिर से इलेक्शन डे है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे तो नेटवर्क टोटली डाउन रहेगा। तो मंडे के लिए मैं आप लोगों को मंडे सवेरे बताऊं चलेगा, अगर नेटवर्क डाउन रहा तो मंडे को नहीं ले पाएंगे हम क्लास, फिर ट्यूसडे को लेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम